जय हिंद बच्चों। आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास के चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में संवैधानिक विकास के दरमियान 1786 ईस्वी के अधिनियम, 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट और 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के संबंध में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन अधिनियमों के द्वारा भारतीय संविधान के विकास किस दिशा में और किन किन रूप में हुआ। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं 1786 ईस्वी के अधिनियम। 1786 ईस्वी के अधिनियम या संवैधानिक विकास के 1786 ईस्वी की जो अधिनियम था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था। मतलब संवैधानिक विकास के 1786 ईस्वी का अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया था। 1786 ईस्वी के अधिनियम की जो सबसे मुख्य विशेषता थी वह यह थी कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के निर्णय को, गवर्नर जनरल भारत के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों के देखरेख करने वाली एक इकाई थी। उस इकाई को अधिकार दिया गया कि आप अपने परिषद के निर्णय को या तो लागू कर सकते हैं या उसे निरस्त कर सकते हैं। तो परिषद के निर्णय को लागू करने या निरस्त करने का अधिकार 1786 ईस्वी के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को दिया गया। दूसरी, 1786 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को सेनापति का दर्जा मिल गया। सेनापति का दायित्व भी उनके ऊपर ही आ गया। 1786 ईस्वी के अधिनियम के बाद 1793 ईस्वी में एक राज्यादेश आया। राज्यादेश को अंग्रेजी में चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में जो पहला चार्टर एक्ट है वह 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन सोर के शासनकाल में आया था। मतलब 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट जब भारत में आया तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन सोर थे। इस 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब इंग्लैंड की संसद ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 वर्षों तक के लिए भारत के साथ पुनः व्यापार कर सकती है। दूसरा, नियंत्रक मंडल के, मतलब गवर्नर जनरल के नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। मतलब कहा गया कि गवर्नर जनरल के परिषद में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सारे सदस्यों को वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। इससे पहले कंपनी अपने तरफ से देती थी, लेकिन अब कहा कि भारत से जो आमदनी होगा उसी आमदनी में से उन सबको वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा इस 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो न्यायालय को अधिकार दिया गया कि वह नियमों की व्याख्या करे। कानून की व्याख्या करने का अधिकार पहली बार न्यायालय को दिया गया। 1793 से पहले कानून की व्याख्या करने का अधिकार गवर्नर जनरल और उनके परिषद को थी, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा नियमों की, कानून की व्याख्या करने का अधिकार
न्यायालय को दिया गया। और आज भी भारत में कानून की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को है। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों के बाद 1813 ईस्वी में दूसरा चार्टर एक्ट आया। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। 1813 ईस्वी में जब चार्टर एक्ट आया तो इस समय भारत के जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे या भारत में कंपनी के जो कार्यों की देखरेख करने वाली जो इकाई थी, मतलब गवर्नर थे, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। मतलब 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में आया था। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की मुख्य बातें थी। नंबर 1 कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापार पर से एकाधिकार मतलब मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार रहने दिया गया और चाय पर से व्यापारिक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया। मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था उस एकाधिकार को रहने दिया गया। उसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था किया गया कि प्रेसिडेंसी मतलब जिस नगर के शासन की देखरेख प्रेसिडेंट करते थे उस नगर को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में 1813 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी नगर थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। बंबई को आज मुंबई कहते हैं और मद्रास को आज चेन्नई कहते हैं और कलकत्ता को कोलकाता आज कहते हैं। तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा बनाए गए कानून को, बनाए गए नियम को इंग्लैंड के संसद में भेजना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कहा गया कलकत्ता, बंबई और मद्रास के जो गवर्नर हैं अगर कोई कानून बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं तो इंग्लैंड के संसद में भेजना जरूरी है और बिना इंग्लैंड के संसद के अनुमोदन से वह कानून नहीं बनेगा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट की एक अन्य मुख्य बात यह थी कि पहली बार अंग्रेजों के शासनकाल में या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पहली बार भारत में साहित्य के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सालाना 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। मतलब 1813 ईस्वी से पहले अंग्रेज भारत में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई खर्च नहीं करती थी, लेकिन यहां पहली बार 1813 ईस्वी के अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई। और पुनः 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक या व्यापार करने का जो अधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। मतलब कहा गया कि यह पुनः 1833 तक आप भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में एक और नई बातें कही गई कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति और सेनापति के नियुक्ति के पहले इंग्लैंड की महारानी की अनुमति लेना पड़ेगा। मतलब इंग्लैंड के महारानी की अनुमति के बिना कंपनी न तो भारत में अपना सेनापति नियुक्त कर सकती थी और न ही अपने किसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल बना सकती थी। मतलब गवर्नर बनाने से पहले और सेनापति की नियुक्ति करने से पहले उसे ब्रिटेन की महारानी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों के बाद, क्योंकि 13 के द्वारा 20 वर्ष के व्यापार बढ़ा दिया गया, तो इस 20 वर्षों में भारत में क्या क्या चेंजिंग हुए थे, क्या क्या बदलाव आए थे, उस बदलाव की जांच करने के लिए और जो कमी थी उन कमियों में सुधार लाने के लिए 1833 ईस्वी में
मतलब 1813 के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों के बाद भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक और नया अधिनियम बना, एक नया कानून बना। उसे हम 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट या राज्यादेश के नाम से जानते हैं। 1833 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। मतलब 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस एक्ट की मुख्य बातें क्या थी? तो इस एक्ट की मुख्य बातें थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, इस अधिनियम के द्वारा, मतलब 1833 के अधिनियम के द्वारा उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर से व्यापारिक अधिकार जो था उसे पूर्णतः खत्म कर दिया गया। मतलब इसके बाद महारानी ने कह दिया कि यूरोप महादेश की कोई भी शक्ति या इंग्लैंड की कोई भी शक्ति भारत के साथ जाकर व्यापार कर सकती है, लेकिन यहां तक अन्य इंग्लैंड के लोगों को आने का अधिकार नहीं था। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा चीन और चाय के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार बरकरार था उसे भी समाप्त कर दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही मतलब संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के कानून बनाने का अधिकार को सीज कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, क्योंकि अब सबके पर या सब पर केवल एक ही गवर्नर जनरल का दबदबा कायम हो गया। एक और मुख्य बात है कि 1833 के पहले संवैधानिक विकास के दिशा में जो भी कानून बने उस कानून को नियामक कानून कहा जाता था। 1833 के चार्टर एक्ट के पहले संवैधानिक विकास के दिशा के लिए जो भी कानून बने उसे नियामक कानून कहा जाता था, लेकिन 1833 में जो एक्ट बना उसे नियामक कानून नहीं कहा गया बल्कि उसे अधिनियम कहा गया। मतलब 1833 के बाद जो भी कानून बना उसे हम अधिनियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही सरकारी पदों पर बहाली के लिए पहले भारत में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव होता था, उस भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। मतलब रंग और वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर बहाली के लिए जो भेदभाव होता था उस भेदभाव को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद पहले ही बोल दिया हूं कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने के अधिकार को सीज कर दिया गया, मतलब समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा, मतलब गुलाम बनाने की प्रथा को खत्म कर दिया गया और भारत में गुलाम बनाने की प्रथा, दास बनाने की प्रथा को पूर्णतः 1843 ईस्वी में, याद रखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में दास प्रथा की समाप्ति पूर्णतः कब की गई? तो 1843 ईस्वी में। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक नया सदस्य, एक चौथा सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका नाम पड़ा विधि सदस्य। मतलब गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य नामक एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई। और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारतीय कानूनों का संहिताबद्ध करने के लिए, संकलन करने के लिए, मतलब भारत में जितने कानून थे उन कानूनों को संकलित करने के लिए, संग्रह करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन 1834 में किया गया। मतलब भारतीय कानूनों का संहिताबद्ध करने के लिए, एकत्रित करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन, विधि कमीशन का गठन 1833 के
चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों के बाद, 1833 के चार्टर एक्ट के 20 वर्षों के बाद इस अधिनियम में जिन जिन सुधारों को लागू किया गया था उसे क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या उसमें जो कमियां रह गई थी उस कमियों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए, सुधार करने के लिए 1853 ईस्वी में एक और अधिनियम आया। उस अधिनियम को 1853 का चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे, संवैधानिक विकास की दिशा में जो पहला चार्टर एक्ट था वह 1793 का चार्टर एक्ट था, क्योंकि 1793 से पहले चार्टर एक्ट नहीं आया था। और संवैधानिक विकास की दिशा में जो अंतिम चार्टर एक्ट था, जो राज्यादेश था, वो 1853 का चार्टर एक्ट, क्योंककि इसके बाद जो भी बना उसे अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से जाना गया। अब मन में प्रश्न होगा कि 1853 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया, जो अंतिम चार्टर एक्ट आया, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1853 के चार्टर एक्ट के आगमन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, जिनके शासनकाल में ही भारत में रेलवे, डाक टार की शुरुआत हुई, जो अपने हड़प नीति के कारण, जो अपने व्यापक नीति के कारण भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध है। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 का चार्टर एक्ट आया। इस एक्ट की विशेषता थी, पहली बात कि इस एक्ट के द्वारा विधायिका से प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। दूसरी बात, भारत के व्यवस्था को देखरेख करने के लिए पहली बार 12 सदस्यों वाली एक विधान परिषद का गठन किया गया। याद रखेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारतीयों के लिए, भारतीयों को अधिकार देने के क्रम में बड़ा महत्वपूर्ण है कि पहली बार भारत के लिए भारतीयों के सहयोग से 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को लागू किया गया। मतलब कहा गया इस अधिनियम में कि हर क्षेत्र से लोगों को चयनित करके गवर्नर जनरल की परिषद या विधान परिषद में शामिल किया जाए, ताकि क्षेत्रीय समस्या को रखेगा, तब जाकर उस क्षेत्र का पूर्ण विकास होगा। उसके बाद गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिला। मतलब आज भारत में राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार है, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार, मतलब किसी कानून को अपने इच्छा के अनुसार जब इच्छा हो तब उस पर सहमति देने या न देने का अधिकार जो हो गया, मतलब रोकने का जो अधिकार होता है उसे वीटो का अधिकार, हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं। और सरकारी सेवाओं में, सरकारी पदों पर बहाली के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन करने की बात की गई। और भारत में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 ईस्वी में ही लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। और विश्व की बात करें तो विश्व में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने वाला जो पहला देश है वह चीन है। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन 1854 में किया गया, यह बताने के लिए कि प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कैसे किया जाए। कल के वीडियो में हम लोग महारानी के शासनकाल में संवैधानिक विकास और विभिन्न अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।